और अब वक्त यूके प्राइम का है। सहकारिता राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने विधानसभा में सेब फेडरेशन की पहली बैठक ली, जिसमें लक्ष्य तय किया गया कि अगले 2 साल में उत्तराखंड में सेब की पैदावार हिमाचल के बराबर लाई जाएगी। धन सिंह रावत का कहना है कि हिमाचल की तर्ज पर सेब फेडरेशन किया गया है, जिसमें 6300 किसानों को जोड़ा गया है। सेब फेडरेशन के गठन से सेब की ग्रेडिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग सेब फेडरेशन करेगा। एक बहुत बड़ा काम हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सरकार की तरफ से हो रहा है कि अभी लगभग पूरे प्रदेश में 18 से 20 हजार जो सेब उत्पादक थे वो असंगठित थे, और अब पहली बार हमने एक उनका पूरे प्रदेश का सेब फेडरेशन बनाया है हिमाचल की तर्ज पे, और 6300 किसानों को हमने सेब फेडरेशन से जोड़ा है। और पिछली बार हमने जितने 6300 किसान थे उनसे सेब लिया बगीचों से ही, और बहुत अच्छे दाम पे, जो कि भारत में भी जम्मू कश्मीर से भी अच्छे दाम हमने सेब उत्पादकों दिए हैं। और अब उनका विधिवत हम लोग गठन कर रहे हैं। अभी प्राथमिक तौर पे आज पहली बैठक उसकी है सेब फेडरेशन की, उसमें 11 डायरेक्टर बनाए गए हैं। और देश का पहला राज्य जम्मू कश्मीर है जहाँ के सेब सबसे ज़्यादा होते हैं। दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहाँ की दूसरे नंबर पे सेब होते हैं। तीसरा राज्य है अब उत्तराखंड, जहाँ की पूरे भारतवर्ष में सेब तीसरे नंबर पे उत्तराखंड में होते हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम कुछ इलाकों को ऑर्गेनिक सेब के रूप में विकसित किया जाएगा, ये जो फेडरेशन की तरफ से है। और इस साल उद्यान विभाग की तरफ से, कृषि मंत्रालय जो हमारे माननीय मंत्री जी उनकी तरफ से भी, उद्यान के क्षेत्र में जो बगीचा लगाना चाहते हैं सेबों के, उनको बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो इस सेब फेडरेशन के माध्यम से हमने टारगेट किया है कि हम अगले साल तक 2 साल में हम हिमाचल की बराबरी पे सेब पे आ जाएंगे। और चमोली के दुर्मीगौड़ा ताल के पुनर्निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर डीएम स्वाति भदौरिया ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा, भूवर्गीय सर्वेक्षण के बाद दुर्मीताल के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर जल्द शासन को भेजा जाएगा। का बीड़ा उठाया है कि इसको आगे ले जाएंगे, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है। और आज हम लोगों ने साइट विजिट किया। आगे इसका जियोलॉजिकल सर्वे कराकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा और उसको शुरू किया जाएगा। और उसके पहले तत्काल जो काम हो सकते हैं, जो उसकी पेरिफेरल एक्टिविटीज़ है, जैसे कुछ रोड का सौंदर्यीकरण, कुछ म्यूज़ियम बनाना, कुछ यहाँ पे कैंपिंग साइट्स डेवलप करना, व्यू पॉइंट्स बनाना, इस तरीके की चीज़ें हम तत्काल टेकअप करेंगे। और यहाँ बहुत सारे पर्यटन के और भी चीज़ें हैं, ट्रैक्स हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ काफ़ी हो सकती हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी संभावना है और ताल उसका एक फोकल पॉइंट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्री ज्ञान सिंह नेगी का सुबह 5 बजे ऋषिकेश के आशुतोष नगर में निधन हो गया। ज्ञान सिंह नेगी के निधन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, बीजेपी उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता और हमारी सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्ञान सिंह नेगी के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो ये ट्वीट मुख्यमंत्री का, जिसमें उन्होंने जिक्र किया, ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में अपने स्थान दे और परिवार को ये दुख सहने की हिम्मत दे। ज्ञान सिंह नेगी जी हमारे दायित्वधारी भी थे, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, अनुशासन समिति के हमारे अध्यक्ष रहे हैं, और उसके अलावा शिक्षाविद रहे हैं। यहाँ जितने शिशु मंदिर, विद्या मंदिर हैं, उसमें उनकी बहुत अग्रणी भूमिका रही है, क्योंकि वो हमारे प्रांतीय निरीक्षक भी थे और बहुत अनुशासित थे, बहुत निष्ठावान थे। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने पूरा जीवन संगठन के लिए दिया, राष्ट्रीय विचारधाराओं के लिए दिया, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया, तो उनका जाना निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत दुखद है। और ये वास्तव में हम सब के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति भी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, हमारे लिए भी, चूँकि मेरे तो विधानसभा क्षेत्र में ही वो रहते थे।
मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति भी है, क्योंकि मेरा तो उनसे बहुत पुराना रिश्ता तब से है कि जब मैं शिशु मंदिर का वहाँ डोईवाला में व्यवस्थापक होता था और आप हमारे प्रांतीय निरीक्षक होते थे। कुल मिला के मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ और भगवान श्री से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के दिल्ली से लालकुआं पहुंची 2 सदस्यीय टीम ने विधानसभा प्रभारी दिनेश पांडे के नेतृत्व में मुख्य बाजार में डोर टू डोर जाकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया। और दिनेश पांडे ने कहा कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार की लाचार व्यवस्था के चलते आज प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी हैं। कल हम लोगों की, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारी जो त्रिवेंद्र सरकार है बिल्कुल सोई हुई सरकार है, वो कोई काम यहाँ पे नहीं कर रही है। उसी चीज़ को देखते हुए जनमानस की जो हमारी पूरी आम आदमी पार्टी की जो टीम है वो मैदान पे उतरी है टेस्टिंग करने। जो हमारे पास ऑक्सीमीटर आए हैं जो दिल्ली से, जो हमारे केजरीवाल साहब ने हमें बताया कि आप अपने क्षेत्र में जा कर के जगह जगह जो लोग उनको चेक कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइए, और जो भी होता है उनको डॉक्टर के निजी आसपास के जो डॉक्टर हैं वहाँ की उनके लिए उन्हें सलाह दीजिए। अगर यहाँ पे उत्तराखंड में कोई चीज़ नहीं हो पाती तो हम दिल्ली में उन लोगों का इलाज कराया जाएगा उनका। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत 10 दिन दून अस्पताल में भर्ती होने के बाद डिस्चार्ज हुए। उन्होंने अस्पताल में प्रबंधन, डॉक्टर और स्टाफ के कर्मचारियों की तारीफ की और कहा कि अस्पताल प्रबंधन जितनी अच्छी सुविधाएं मुहैया करा रहा है वही मानवता का परिचय है। कोरोना से किसी को घबराने की जरूरत नहीं, मानसिक मजबूती और मेडिकल स्टाफ के सहयोग से कोरोना को आसानी से हराया जा सकता है। 10 दिन मैं अस्पताल में रहा हूँ। निश्चित रूप से जिस तरीके से सेवा भाव के यहाँ के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा स्टाफ, स्टाफ से लेकर अस्पताल और पूरा स्टाफ नर्स, जितने लोगों ने यहाँ पर काम किया, बहुत ही ज़बरदस्त सेवा का भाव है। वार्ड में भी मेरा जाना हुआ है और जिस तरह से किट पहनकर ये लोग जा रहे हैं तो इच्छा की भी नहीं पहनूँगी, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत गर्म किट ये होता है तो इसको पहनकर 6 घंटे सेवा कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त सेवा कर रहे हैं। उत्तरकाशी के नौगांव विकासखंड के राजगढ़ी वासियों को मिनी स्टेडियम की सौगात मिली है, जिसका शिलान्यास यमुनोत्री विधायक केदार सिंह ने किया, जिससे खेल प्रेमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस स्टेडियम के निर्माण में 24,66,000 की लागत आएगी। इस मौके पर विधायक का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 23 से 25 सितंबर तक चलेगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए रूपरेखा तैयार करने पर विचार किया जा रहा है, जिस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा में बने सदन में वर्तमान में मौजूदा विधायकों के ही बैठने की व्यवस्था है, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने में जगह कम पड़ सकती है, जिसके लेकर सदन के आसपास के दर्शक दीर्घा और पत्रकार दीर्घा को भी सदन में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। 23, 24, 25 सितंबर को होना है, वो देहरादून में होना है। माननीय मंत्रिमंडल ने देहरादून में करने का निर्णय लिया। जहाँ तक हमारे विधानसभा का सवाल है, विधानसभा का जो मंडप है वो बहुत सीमित दायरे का मंडप है। 70 माननीय विधायकों के बैठने की व्यवस्था है, उतनी वहाँ पे संख्या की दृष्टि से सीटिंग अरेंजमेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो वो जगह मुझे थोड़ी लगती है। तो हमारा ये प्रयास है, हम इस पे विचार कर रहे हैं कि जो सामने दर्शक दीर्घा है, प्रेस दीर्घा है, अधिकारी दीर्घा है, इधर राज्यपाल दीर्घा है, इन सब को भी उसके साथ जोड़ा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के नाते सभी माननीय विधायकों का उसमें पूरी तरह से बैठने की व्यवस्था हम लोग करें। और साथ में एक प्रयास ये भी है कि बीच में कहीं कुछ ग्लास या कुछ लगाने की बात है, उसको आज हम कोशिश कर रहे हैं। एक जो है व्यक्ति को बुलाया है जो उसकी जानकारी हमें देगा। और मैं ये सारी बातों के साथ साथ एक हम लोग इसमें भी विचार कर रहे हैं कि जो हमारा ये सत्र है उसमें यदि वर्चुअल कोई संपर्क में आ सकता है, यानी वर्चुअल जुड़ सकता है, तो वो भी हम ऑप्शन देने को विचार कर रहे हैं।
तो कोरोना के चलते उत्तराखंड के उद्योग पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। अगर जल्द सरकार की तरफ से कुछ कदम नहीं उठाए गए तो इंडस्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि उत्तराखंड के करीब 30% उद्योग बंद हो सकते हैं। अध्यक्ष पंकज गुप्ता का कहना है कोरोना के चलते उद्योग को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उद्योगपतियों के सामने भी चुनौतियां हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकारें बैंकों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तैयार करें। ये खाली उत्तराखंड की स्थिति नहीं है, ये पूरे देश की स्थिति है। क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत इस टाइम हमारे सामने आ रही है, दो दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो हम लोगों को डिमांड नहीं है, माल अगर हम तैयार भी कर रहे हैं तो हमारी इस टाइम बाजार में ग्राहक नहीं है तो डिमांड नहीं है। एक दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि हमारी जो स्किल मैन पावर जो इंडस्ट्री में लॉकडाउन के दौरान जो गई थी वो अभी भी वापस नहीं आ पा रही है, तो उसकी वजह से भी हम लोग प्रोडक्शन पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। तीसरा जो हम एक और दिक्कत हम फेस कर रहे हैं वो है हमारे लिक्विडिटी क्राइसिस। हालांकि बैंक्स ने कुछ पैसा देने की कोशिश करी है पर वो कुछ इंडस्ट्रीज को मिल पाया, सबको नहीं मिल पाया। तो एक लिक्विडिटी क्राइसिस, क्योंकि बाजार जब एक तरीके से अवरुद्ध पड़े हैं, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ग्राहक की कमी है, तो बाजार से जो पैसा वापस आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग पूरी प्रोडक्शन अपनी नहीं ले पा रहे। हरिद्वार के मंगलोर में चौकी इंचार्ज के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद इंचार्ज को आइसोलेट कर दिया गया। कोरोना योद्धाओं के लगातार संक्रमित मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा है। कोरोना संक्रमित के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील कर रहा है। सैंपल बढ़ रही है, पर जो पहले शुरू में सैंपल तो 50-60 होती थी, आज की सैंपलिंग 200-300 एक ही ब्लॉक की हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव का रेशियो वो बढ़ रहा है। पहले से ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं, आपस में दूसरे से दूरी बना के रखें, बाहर ज़्यादा ना जाएं। तो सरकार भी सब लोगों को समझा रही है, अवेयर कर रही है कि जितने से ज़्यादा वो अमल करेंगे इन बातों पर उतनी जान बचेगी, और अगर नहीं करेंगे तो फिर जैसे हो रहा है कि पॉजिटिव ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा निकलेंगे पॉजिटिव। तो मेरी फिर एक आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि जो सरकार प्रयास कर रही है, जो आप लोगों को बता रही है मीडिया चैनल्स में या आप भी लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि आपस में दूरी बना के रखें, थोड़ा ध्यान रखें। मौसम बदल रहा है, इसमें और ज़्यादा आशंका बढ़ सकती है। एक दूसरे से दूरी बनाएं और बाज़ार में मार्केट में कम से कम जाएं, जिससे कि फैलने से रोक। चमोली के पोखरी विकास खंड में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लोगों को आने जाने में कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। दरअसल गुड़म से राजकीय इंटर कॉलेज गोदली जाने के लिए आज से 30 साल पहले बने पुल का निर्माण हुआ था, लेकिन आज इस पुल की हालत खस्ता हो चुकी है और प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। कॉलेज गोदली जाने वाला जो ये पुल है, इसमें बहुत सारे बच्चे नैल, गुड़म, कुलेंडू, सिदेली के बच्चे जाते हैं और उसका एक हिस्सा टूट चुका है और वो तिरछा हो चुका है सर। उसमें कम से कम डेली 400-500 बच्चे स्कूल जाते हैं और उसकी स्थिति बहुत खतरनाक है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कोई बच्चे पानी में गिर सकते हैं। आजकल बहुत पानी आ रखा है। प्रशासन को पहले भी इससे सूचित किया गया है, लेकिन किसी ने उसमें कोई अमल नहीं किया है, जो एक बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है सर। इंटर कॉलेज जो है 30 साल पहले पुल बन चुका था। अभी भी बच्चे लोग वहाँ पुल में इधर उधर कर रहे हैं, गिरने की संभावना है। रुड़की के काशीपुरी में रहने वाले एक दंपति ने अपनी ही ससुराल पक्ष पर रुपए वापस मांगने पर मारपीट का आरोप लगाया। दंपति ने इसकी शिकायत कोतवाली मंगलोर में की। दंपति का आरोप है कि कुछ समय पहले ही उन्होंने ससुराल वालों को जमीन में हिस्सेदारी के बदले में 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने ना ही जमीन में हिस्सेदारी की और ना ही उनका रुपया लौटाया। जी, मेरे पति को खून में इन्फेक्शन हो गया था। 4-5 दिन के लिए हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ा था। और जो मेरे पैसे थे, हमने मकान बना कर थोड़े से वैसे इकट्ठे कर रखे थे बनाने के लिए। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। मेरा भाई एक दिन घर आया, कहना कि हम ज़मीन खरीद रहे, हम थोड़े पैसे चाह रहे। हमने उन्हें पैसे दे दिए कि इसमें भी तुम्हारा हिस्सा होगा जो हम ज़मीन खरीद रहे।
फिर उन्होंने अब जब मुझे पैसे की ज़रूरत हो रही थी, जैसे मेरे पति की तबीयत ख़राब हो रही, मैंने उन्हें फ़ोन किया, भैया नंदू बात, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने रिश्तेदारों में कहीं कहीं से फ़ोन करा और उन्हें कहा कि मेरे भाई को फ़ोन कर दो। फिर अचानक 4-5 दिन के बाद मेरा भैया फ़ोन उठाता और मेरे पति गंदी गंदी गालियाँ, अब मुझे गालियाँ खूब देता, अपनी बहन को ऐसी गंदी गालियाँ देता कि सुनी नहीं जाती। फिर मेरे चाचा जी ने कहा गोली मारने की धमकी देता, अगर तुम यहाँ से आएगे हम गोली मारेंगे तेरे। मैं अपने सालों को 5 लाख रुपए दे दिए थे अपनी घरवाली के कहने से। वो एक ज़मीन खरीद रहे थे, उसमें साझे की बात रखी उन्होंने, चलो उसमें मेरा साझा नहीं करा उन्होंने। और फिर मैं बीच में भी बीमार हो गया, 2-4 दिन काफ़ी बीमार रहा मैं। और घरवाली ने उनसे पैसे मांगे तो गंदी गंदी गालियाँ दी, बहुत वो झगड़े हुए हमारे उसमें बीच में। उसके बाद में फिर उन्होंने जो है, हमारे चाचा है जहान सिंह, हमने उसे फ़ोन किया, उसने हमें वहाँ बुलाया कि तुम यहाँ आ जाओ और मैं तुम्हारा फैसला करवा देता हूँ। तो हम वहाँ गए जी साहब। जाने के बाद में उन्होंने जो है फिर हमारे साथ में वहाँ मारपीट करी दोनों की। 3 मेरे बच्चे थे, एक मेरी घरवाली। मारपीट करने के बाद में मैं थाने में तहरीर दी, सीओ साहब के यहाँ तहरीर दी और एसपी साहब के यहाँ तहरीर दी। सितारगंज में गोवंश संरक्षण टीम ने मुखबिर की सूचना पर गोरीखेड़ा में एक मकान में छापा मारा, जहां पुलिस ने प्रतिबंधित मांस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि मौके से 3 आरोपी फरार हो गए। 60 किलो प्रतिबंधित मांस और मीट बिक्री के नगद रुपए भी यहां से बरामद किए गए और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। हुए सितारगंज आए, सितारगंज में थाना सितारगंज के दरोगा श्री धीरेन्द्र परिहार जी मिले। तभी हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बाबू घर में गो कसी चल रही है। इस सूचना पर हमने दबिश डाली तो वहाँ पे 3 लोग गो कसी करते हुए पकड़े गए तथा 3 लोग अभियुक्त भाग गए मौके से। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया। तो सर ये पहले भी करते हुए पाए गए। तो हमेशा हमारी कार्रवाई चलती रहती है, जहाँ भी हमें सूचना मिलती है हम तुरंत दबिश डाल के इनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई नई शिक्षा नीति को लेकर अब विद्या भारती प्रचार प्रसार में इसे लागू किया गया है। देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विद्या भारती के प्रांतीय मंत्री रजनीकांत ने कहा, विद्या भारती पूरे देश में 25,000 से ज़्यादा विद्यालय चलाता है और उत्तराखंड में भी 650 से ज़्यादा विद्यालय विद्या भारती चला रहा है। नई शिक्षा नीति का विद्यालय के ऊपर और विद्यार्थी के पूरा प्रभाव पड़ने वाला है। शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुए हैं उसकी जानकारी देने के लिए विद्या भारती अब आगे आए हैं। देखिए, विद्या भारती पूरे देश में 25,000 से ज़्यादा विद्यालय चलाता है और जो अपना छोटा सा राज्य है उत्तराखंड, इस उत्तराखंड में भी हम 650 से ज़्यादा विद्यालय चलाते हैं। निश्चित रूप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इन विद्यालयों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर और संपूर्ण देश के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या बदलाव हुए हैं, या लोगों को उन परिवर्तनों और बदलाव के बारे में क्या जानना जरूरी है, इस दृष्टि से विद्या भारती आगे आई है और प्रतियोगिताओं के माध्यम से नई शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार हो, इसकी हमने व्यवस्था की। लालकुआ पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 5 सितंबर की रात को हुए बालिग लड़की के अपहरण के बाद सड़क पर उतरी भीड़ ने जाम लगाकर अराजकता फैलाई, जिसमें पुलिस ने 52 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि मुकदमे में विवेचना अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। देखिए, 5 तारीख को जो है हल्द्वानी लालकुआ कोतवाली के पास में एक अपहरण की वारदात हुई थी, जिसमें FIR दर्ज करके और उसमें लड़की को, अपहृता को और उसको अपहरण करने वालों को हमने बरामद कर लिया था। उसके अतिरिक्त उसी समय पर बहुत सारे भीड़ ने, काफ़ी लोगों ने जो है थाने के सामने मेन रोड हाईवे को जाम किया और काफ़ी अराजकता जैसा माहौल किया। तो उस विषय पे जो है मुकदमा भी हमारे थाना लालकुआ में लिखा गया है। इसमें चूँकि अभी तक जानकारी में प्रथम दृष्टया जो भीड़ थी उसके आधार पे ही बहुत सारे लोगों को उसमें नामजद भी किया गया, लेकिन अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, वीडियो देखे जा रहे हैं, लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा भी जानकारी में आया कि कुछ लोगों की नामजदगी जो है वो थोड़ा सा भ्रामक भी हो गई, क्योंकि उनके मिलते हुए चेहरे के दूसरे लोग भी मौजूद थे और उनको इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में क्लियर किया जा रहा है। जो लोग उसमें नहीं हैं या गलत नामजदगी है उनके नाम भी इसमें दूर किए जाएंगे और जो लोगों के नाम छूट गए हैं वो वीडियोज़ रिकॉर्डिंग हमारे पास प्रॉपर है, उसके आधार पे हम उनके नाम भी बढ़ाएंगे इसमें। चूँकि वो भीड़ का समय था और बहुत सारे लोग जो है ऐसे भी थे जो वाकई पुलिस की मदद भी कर रहे थे, तो जो मदद कर रहे थे निश्चित रूप से ऐसे लोगों के अगर नामजदगी हो गई है तो नामजदगी विवेचना में अलग होगी और जो लोग उसके
पुलिस के खिलाफ या पब्लिक के खिलाफ या ऐसी तोड़फोड़ में शामिल हो रहे थे, और उनके नाम अगर छूट गए हैं तो उनके नाम इंक्लूड भी होंगे। ये इन्वेस्टिगेशन में हम अभिभावकों ने ऑनलाइन शिक्षण शुल्क को निर्धारित करने और लॉकडाउन के समय की फीस माफ करने की मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में नगर पालिका के मैरिज हॉल में सत्याग्रह शुरू कर दिया। अभिभावक हाथों में स्लोगन, विधायक मंत्री चुप्पी तोड़ो और कई तरह के स्लोगन लिए यहां पे अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। नाम से ही जाहिर होता है जिस प्रकार से मेरे भाई हरीश दुबे जी ने इस आंदोलन की शुरुआत करी है, ये बहुत ही जरूरी था। आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। जब जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तब तब कोई ना कोई इस पर आवाज़ उठाएगा। अभिभावक इतना डराया जा रहा है अभिभावकों को विद्यालय प्रबंधकों के द्वारा कि हम आपका बच्चा फेल कर देंगे, आपके बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, आपके बच्चे का 1 वर्ष खराब हो जाएगा। इस प्रकार की धमकियाँ आ रही थी। बहुत सारी शिकायतें मेरे पास भी आई। मैंने वो सारी शिकायतें चेयरमैन साहब को प्रेषित करी थी अपने द्वारा। चल रहा है उस आंदोलन में जो है कि विधायक और मंत्री जो सत्ता के लोग हैं वो इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने एक अपने जो है कि आदेशों में एक निर्धारित शब्द जोड़ा है कि निर्धारित शिक्षण शुल्क अभिभावकों को देना होगा, और राज्य सरकार पर हम लगातार मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं कि इस शिक्षण शुल्क का निर्धारण कर दें, सार्वजनिक कर दें, क्योंकि हम अभिभावकों का ये कहना है कि इस समय जो है सुविधाएं तो हमारे बच्चे ले नहीं रहे। विद्यालयों की केवल पढ़ाई की बात हो रही है, ऑनलाइन शिक्षा की बात हो रही है। तो ऑनलाइन शिक्षा जब सभी विद्यालयों में एक जैसी है तो शिक्षण शुल्क अलग अलग। जसपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब 4 युवक एक ट्रक चालक से आरटीओ बताकर रुपए की मांग कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों को पकड़ लिया। जसपुर कोतवाली के काजमपुर मोड़ के पास 4 युवक खुद को आरटीओ बताकर ड्राइवर को ठगने का काम कर रहे थे। हम उसमें गश्त में थे तो नादेई रोड पर कासिमपुर मोड़ पर तो 3-4 लड़कों ने एक ट्रक रोका हुआ था। तो जैसे हम मौके पे पहुंचे तो वो मौके से भागने लगे। तो ट्रक ड्राइवर को पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि अपने आप को आरटीओ बता रहे थे, हमारे कागज चेक करे थे और हमसे पैसों की मांग कर रहे थे। तो इस सूचना पर हमने उनको तत्काल 4 लड़कों को वहाँ पे मौके से गिरफ्तार किया। इनकी स्विफ्ट कार को भी हमने कब्जे पुलिस में दिया गया और ड्राइवर की सूचना भेजे थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इनमें एक नौशाद हैं, अतुल हैं, ये दोनों ठाकुर द्वारा क्षेत्र के रहने वाले। मन्नू चौहान, अंकित चौहान ये हमारे जसपुर के रहने वाले हैं और इनका आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। तो सर पूछताछ पर भी इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है और इनको आरटीओ बताकर इनसे डरा धमकाकर पैसे ले रहे हैं। काशीपुर के अली खान मोहल्ला में नवविवाहित जोड़े की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप लड़की के पिता और भाई पर लगा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू कर दी। आरोपी फिलहाल फरार है, उनकी तलाश की जा रही है। ये अली खां सिद्दीकी मैरिज हॉल में एक लड़का और लड़की हैं, उनको गोली मार करके उनकी हत्या की गई है। दोनों ने लव मैरिज की थी। लगभग 3 महीने के आसपास उनको हो चुके थे शादी किए हुए। गोली चलाने वालों में लड़की के जो फादर हैं उनका नाम आ रहा है। इस शादी से खुश नहीं थे तो अभी वो मौके से फरार चल रहे हैं। हमारी टीमें इसमें लग गई हैं। अरेस्टिंग उनकी शीघ्र कर ली जाएगी, उसके बाद सारा डिटेल में पता लगेगा। बाकी बॉडीज़ हमने मॉर्चरी भिजवा दी हैं। पोस्टमार्टम कल इसमें कराया जाएगा। तहरीर लेकर के इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और जोशीमठ के गोविंद घाट पुलवा मोटर मार्ग पर अचानक मलबा आने से ये बंद हो गया। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों के कई वाहन फंस गए। हालांकि पैदल कुछ यात्री पुलना गांव होकर गोविंद धाम हेमकुंड को रवाना हो गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।